GTV में मुजाहिर वली आपको खुशामदीद करता है और पाकिस्तान समेत सारी दुनिया में आज जश्न ईद-उल-मदनी मनाया जा रहा है। और ये एक ऐसा दिन है कि बिला रंग व मज़हब और नस्ल मैंने कहा कि सारी दुनिया में मुसलमान ही नहीं बल्कि हुजूर की अज़मत और उनकी से जो अक़ीदत का इजहार करते हैं। आज हमेशा एक तक़ारीब हुकूमती जानिब से भी होती है। प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने भी एक कन्वेंशन सेंटर में ख़िताब किया, लेकिन जो मैंने कराची की गलियों, सड़कों, शहरों और फिर दीगर शहरों में भी देख रहा था, मैंने कहा ना कि इस दिन को ग़ालिबन अगर हम देखें तो हमारी इस साल का तारीख़ का सबसे बड़ा दिन होता है। लेकिन ज़रा इससे आगे बढ़ते हैं कि इस वक्त जहाँ लोग ये जो जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन आवाम की महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। कल मैं देख रहा था कि पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन जमातें, बहरहाल अपोजिशन जमातें तो शोर करती ही हैं, हालांकि इनके दौर में भी कोई सब कुछ दूध शहद की नदियाँ नहीं बह रही थी। लेकिन इस वक्त अपोजिशन का हुकूमत के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा हथियार जो है वो है महंगाई, महंगाई और महंगाई। और जो अब जल्द से जुलूस हो रहे हैं उसमें भी कहा जा रहा है, फिर PDM ने ऐलान किया है कि 20 तारीख से वह एहतजाज करेगी। दो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने अपने जलसों में महंगाई, मैंने कहा ना कि सबसे बड़ा हथियार हुकूमत के ख़िलाफ़ है, जो इस्तेमाल किया है। देखें बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज़ किस तरह महंगाई के हवाले से खान साहब पर गिरज और चमक रहे हैं। आज भी उसी तरह आटा का बहरान है तो तेल और पेट्रोल का बहरान है। उसी तरह अगर तब महंगाई था तो आज भी महंगाई है। अगर तब बेरोजगारी थी तो आज तारीखी बेरोजगारी है। अगर तब गुर्बत था तो आज तारीखी गुर्बत है। हमें तब भी पीपल्स पार्टी की जरूरत था और आज भी पीपल्स पार्टी की जरूरत है। आज भी कम से कम एक पॉइंट ऐसा है कि जहां बिलावल और मरियम एक पॉइंट पर ज़रूर मुत्तहिद नज़र आ रहे हैं, गो कि PDM का आपको इल्म है कि तकसीम हो चुकी है कि पीपल्स पार्टी नून लीग के करीब और नून लीग पीपल्स पार्टी के करीब जाने दी। कि मैंने जैसे कहा कि महंगाई शायद कहीं इनको मुत्तहिद न कर दे, जो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा साबित होगा। देखिए मरीम भी जो है माशाल्लाह बड़ा अवामी स्टाइल हो गया है, बड़ा पॉपुलर स्टाइल हो गया है, अटैक कर रही हैं खान साहब पर। एक शख्स था जिसका नाम था इमरान खान, वो कहा करता था जब आटा महंगा हो जाए तो समझ लो वजीर आजम चोर है, जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल 70 रुपए लीटर था, आज पेट्रोल 138 रुपए लीटर है। जी, मैंने कहा ना कि महंगाई एक ऐसा इशू है जिस पर अपोजिशन ये समझती है कि वो आवाम पर को सड़कों पर ला सकती है और 20 अक्टूबर को से उन्होंने एहतजाजी मुजाहरों का भी ऐलान किया है। हमारे साथ वज़ीर-ए-आज़म के फूड एंड सिक्योरिटी के मुशीर और सीनियर रहनुमा जमशेद चीमा साहब हैं। चीमा साहब शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अभी मैं देख रहा था कि असद उमर साहब और आपकी हुकूमती टीम के तमाम ही इक़्तिसादी और सियासी जो मैनेजर्स हैं वो इसकी ज़िम्मेदारी जो है यानी महंगाई की ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं कि जी आलमी सतह पर है इसलिए। लेकिन अगर एक मैं नज़र आपको डालूँ बसत एहतराम चीमा साहब कि अगर मैं बहुत पीछे नहीं जाऊँगा, जुलाई 2018 में जब आपकी हुकूमत आई थी तो मैं देख रहा था कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत जो है वो $76 बैरल थी। जी हाँ, $76 बैरल चीमा साहब जो इंटरनेशनल मार्केट में, और उस वक्त डॉलर जो था वो सिर्फ 115 रुपए का था और पेट्रोल 88 रुपए लीटर रह गया था। आगे बढ़े तो अक्टूबर 18 में आ जाते हैं, यानी आपकी हुकूमत के आने के 6 माह बाद सूरत हाल ये हुई कि इंटरनेशनल मार्केट में जो बैरल की जो पेट्रोल की कीमत थी वो सिर्फ कोई 8 रुपये बढ़ी, यानी $84 बैरल हुआ और डॉलर जो है 115 से 126 पर आ गया, फिर 92 रुपीज़ यानी
पेट्रोल जो है हो गया। और अब जब अक्टूबर के आते आते आज सूरत हाल ये है कि अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में जो आप कहते हैं ना कि जनाब असद उमर साहब के जो आलमी मंडियों में जब कीमतें बढ़ती हैं तो यहाँ भी बढ़ती हैं। $84 बैरल है, जबकि अब डॉलर जो है जनाब अब 172 रुपये के तारीख पर, यानी पता नहीं, और तारीख की तो बार बार तोड़ रहा है। 154 का था, 108 का, 68 का हुआ, 169 और अब 172 का। और पेट्रोल 137 रुपये। एक गरीब आदमी, मैं कराची शहर में तो जानता हूँ कि कम से कम 15 लाख जो हैं हमारे आम गरीब मेहनतकश वर्किंग क्लास के लोग मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल डलवाते थे जो 90 रुपये का या 100 रुपये का, आज उन्हें 137 रुपये का डलवाना पड़ रहा है। क्योंकि मैं सवाल ज़रा तवील हो गया, लेकिन मैं ये सब पस मंज़र इसलिए बता रहा था कि मैं बहस तनकीद बराए तनकीद अपोजिशन की तरह नहीं कर रहा, बल्कि फैक्ट फिगर से कह रहा हूँ चीमा साहब। देखिए, इसमें आप कह लें जो आप पाकिस्तान में तारीखी तौर पर महंगाई दो तरह आ रही है जी। एक तो ये कि जो आपका इंपोर्टेड चीज़ें हैं उनकी प्राइस इंटरनेशनल होती है, आपके पास उसके लिए विंडो जो रूम टू प्ले होती है वो ये है कि आप उसे टैक्सेशन कितनी करते हैं, टैक्स थोड़ा करते हैं या ज़्यादा करते हैं। दूसरा ये कि उस वक्त डॉलर रेट क्या है। पाकिस्तान यू कैन से कि आफ्टर कमिंग इनटू बीइंग 3 रुपये 30 पैसे का डॉलर था और 1970 तक ये आया 4.70 रुपये में। 1970 के बाद भुट्टो साहब की गवर्नमेंट में पहली बार डॉलर जो है 4.70 पैसे पे गया, ये 9 रुपये 90 पैसे, यानी 110% डॉलर जो है इसके अप्रिशिएट हुआ और रुपी डेप्रिशिएट हुआ। उसके बाद ज़िया साहब की गवर्नमेंट, जुनेजो साहब की गवर्नमेंट, फिर बेनज़ीर साहब की, नवाज शरीफ साहब की, और उसके बाद लगातार आपके पास सिर्फ मुशर्रफ के दौर में 22% डॉलर जो है सस्ता हुआ है, अपना महंगा हुआ है। बाकी तमाम गवर्नमेंट्स में डॉलर महंगा होता रहा है, कुछ 27% से लेके यू कैन से को 45%। और उसमें नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है 97 वाली, उसमें ज़्यादा महंगा हुआ। बेनज़ीर साहब वाली जो गवर्नमेंट थी दूसरी, जो अपना क्या नाम है, यूसुफ गिलानी वाली, वो भी महंगा हुआ। सो डॉलर के अप्रिशिएट होने या रुपये के डेप्रिशिएट होने की, रुपये की कदर कम होने का जो एक ट्रेंड है वो 1970 से जो आ रहा है वही अभी तक चला है। हमें जो डॉलर मिला 129 रुपये, 18 अगस्त को हमारी हुकूमत आई, 18 अगस्त को जो डॉलर हमें मिला 129 रुपये का मिला। और उसके बाद हमारे पास 154 रुपये का डॉलर था। सिवाय ये रिसेंट फिनोमेना जो आया अफगानिस्तान का, कि अफगानिस्तान में डॉलर जो महंगा हुआ या वहाँ क्राइसिस आया, वी आर इन ए क्राइसिस लाइक सिचुएशन, तो हमारे यहाँ भी डॉलर इतने 22, 23, 25% महंगा हुआ। सो हम अगर डॉलर की बात करें जिसमें हम इंपोर्ट करते हैं, तो जो बेनज़ीर साहब, यूसुफ गिलानी वाली जो लास्ट गवर्नमेंट थी, पिछली 3 गवर्नमेंट्स की बात करें तो उसमें इन्होंने 5 साल तेल बेचा 88 सेंट का लीटर, और नवाज शरीफ साहब ने तेल बेचा 78 सेंट का फी लीटर। हमने 3 साल में जो एवरेज तेल बेचा, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, 5 साल और 3 साल, हमने 3 साल में जो एवरेज तेल बेच रहे हैं 67 सेंट का। ये हो गया एक इसका व्यू उसको देखने का। दूसरा इसका व्यू ये है कि टैक्सेशन कितनी हुई है। टैक्सेशन पिछली 6 गवर्नमेंट्स की देखें तो पिछली 6 गवर्नमेंट्स की टैक्सेशन है 32% से लेके 62%। तेल पे जो टैक्स लिया जाता है कम से कम 32%, मैक्सिमम 62%। हम इस वक्त टैक्स ले रहे हैं 21%। लेकिन चीमा साहब, चले मैं ये आपकी बात मान लेता हूँ कि ये जो आप फिगर दे रहे हैं, फैक्ट दे रहे हैं, लेकिन आपको इल्म है कि इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को लोगों ने वोट दिए थे तब्दीली के लिए, और उस वक्त कहा गया था कि जनाब हम ऐवान सदर गिरा देंगे जिसके अखराजात शायद 85 करोड़ थे, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस गिरा देंगे जिसके अखराजात 76 करोड़ थे, 500 लोग हुआ करते थे, 4 गवर्नर हाउसों को, वज़ीर आला हाउस को यूनिवर्सिटियाँ बना देंगे, मेडिकल कॉलेज बना देंगे, दीवारें गिरा देंगे, और जो गैर तरक्याती नॉन डेवलपमेंट अखराजात थे उसमें कमी लाएंगे। आप देख रहे हैं कोई वज़ीरों के, मुशीरों के तादाद में भी इजाफा, अखराजात में भी इजाफा। तो अगर एक आम आदमी ये देख रहा है ना कि उसकी तनख्वाह तो वही है, बल्कि बेरोजगार हो रहा है और तनख्वाह कम हो रही है, और जो अशराफिया है यानी हुकूमत में बैठे हुए हैं उनमें तो कोई फ़र्क नहीं देख रहा, उन्हीं की वैसी पजेरो, वैसी गाड़ियाँ, वैसे ही हवेलियाँ। चीमा साहब,
देखिए, मैं इसमें जो मशीरों की, मैं खुद चूँकि मशीर हूँ, मुझे पता है इसका। आप कह लें कि एक्सपेंसेस कम हुए हैं जी, एक्सपेंसेस डेफिनेटली कम हुए हैं। आप कह लें ये जो इशू है, आपने बात की गवर्नर हाउस की दीवारों की, वो अभी वो मैं समझता हूँ कि हम इसका एतराफ़ करते हैं, हम अभी तक नहीं गिरा सके। जो बड़े हैं ये इट्स ऑन द कार्ड, ये ज़रूर गिराएंगे डेफिनेटली, और इसे इस्तेमाल में लाएंगे, पार्क बनाएं या इसको रिसेंटर बनाएं या यूनिवर्सिटी बनाएं, ये इट्स ऑन द कार्ड, ये एजेंडे में शामिल है। ये बाज़ जगह पे लोगों ने ये स्टे वगैरह लिए जिससे ये प्रॉब्लम हुआ। बाकी मशीरों के एक्सपेंस कम हुए हैं। तनख्वाहें तो तनख्वाह तो है ही, तकरीबन 2,80,000 रुपये तनख्वाह है। 2,80,000 रुपये अगर एक बंदे की तनख्वाह है ये मशीर की या वज़ीर की, तो उसकी चाय और दफ्तर में चाय पानी वो खुद सर्व करता है। मेरे दफ्तर का डेली जो हर चाय वो 12,000 रुपये पर डे है जी, जो मैं पल्ले से लगाता हूँ। नहीं चीमा साहब, मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि जो अगर आप तनख्वाहें देखें लोअर मिडिल क्लास की, मेहनत कशों की, में बेरोज़गारी पे तो आ ही नहीं रहा कि वो कितनी बड़ी है, लेकिन उनकी तनख्वाहें देखें, और वो जो मैं आपसे कह रहा था कि हुकूमत के मुशीरों वज़ीरों की तादाद, फिर इनके जो हम पार्लियामेंट में देखते हैं इनकी आमोदरफ्त और जो अलाउंसेस, मैं अगर उसकी तफसील में शायद अगली बार आप मिले तो मैं उसके फैक्ट फिगर आपको दे दूं। हम तो ये देख रहे हैं ना कि तब्दीली नहीं आई उसमें, जो शरीफों और जरदारियों के रद्द-ए-अमल में इमरान खान को लोगों ने वोट दिए थे। अगर हम ये देखते कि आपकी 4 पजेरों कम हो गई, आपका मतलब आपसे नहीं है चीमा साहब, आपके हवेलियां कम हो गई, आपके घर कम हो गए, हम देखते हैं ना जो असासे ऐलान करते हैं सरकारी तौर पर, जो डॉलर देखते हैं जो और फ्लैट देखते हैं आपके मुल्क से बाहर, उसके मुकाबले में ये मैं कह रहा था मोहतरम चीमा साहब, मैं कह रहा हूँ कि हमने काफ़ी सारे वादे पूरे किए हैं, लेकिन कुछ वादे नहीं भी हुए। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन जो महंगाई के हवाले से हम बात करें तो महंगाई के हवाले में से हमने इस खित्ते में सबसे बेहतर परफॉर्म किया है। मसलन आटा दुनिया में, इस खित्ते में हमारा 55 रुपये किलो आटा है, कराची में ज़्यादा महंगा है। वो कराची वाले, जो आप कराची में जो रहते हैं तो कराची वाले वो हमें कराची के हिसाब से पूछते हैं। पूरे पंजाब में आटा कोट सब्जल से लेके यानी सादकाबाद से लेके अटक तक आटा जो है 55 रुपये किलो है, कराची वाले 72 रुपये, तो वहाँ से वो उठ के गुस्सा पे निकाल देते हैं। वो थोड़ा सा अपना जरदारी साहब से, थोड़ा सा बिलावल साहब से कहें कि ज़रा इस पर ध्यान दें। ये अच्छा, बाकी जो बात है इसमें यू कैन से कि तेल का दुनिया में एडिबल ऑयल महंगा हुआ है, इसमें हमको 40 रुपये टैक्स कम कर रहे हैं जी। ये अगले चंद दिनों में ये 40 रुपये तेल सस्ता हो जाएगा जी। लेकिन फिर मैं याद दिलाऊं मोहतरम जमशेद चीमा साहब के अव्वल दिन से जो आपकी पार्टी का मतलब है, आप तो खैर उनके अलाए हैं, यानी हुकूमत का ये दावा था कि जनाब वो 1 करोड़ घर देंगे, 50 लाख मुलाजमतें देंगे। मुझे नहीं इल्म क्या फैक्ट फिगर्स हैं, एहसास कार्ड कुछ बांटा गया, यकीनन उससे कुछ बेहतरी आई होगी, सेहत कार्ड बांटा गया, उससे कुछ फ़र्क आया होगा, कुछ लोगों के लिए लंगर खाने खुल गए, लेकिन लंगर खाने खोलना तो लोगों को मज़ीद बेकारी बनाने के मुतरादिफ है। बेसिक तो ही जैसे मैं कह रहा था कि तेल हुआ, चावल हुआ, घी हुआ, आटा हुआ, इसकी बात कर रहा था। और ये मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि बताई जाए ना कि अगर 1 करोड़ मुलाजमतें और 50 लाख घर, और वज़ीर ख़ज़ाना तो खुद ने एडमिट किया अपनी बजट स्पीच में कि 2 करोड़ अफराद बेरोज़गार, कोरोना के सबब बेरोज़गार हुए हैं, यानी आम आदमी बेरोज़गार हुआ है 2 करोड़ बेरोज़गारी सबब। फिर मैं वही कहूँगा कि अशराफिया और हुक्मरानों के लल्ले तेलल्ले क्या कहते हैं, उसमें फ़र्क नहीं आया चीमा साहब। पहली बात ये कि ये जो बेरोजगार हुए थे वो लोग 15 दिन के लिए टोटल थे जी। वो लोग पहले कि अगर 2 करोड़ लोग बेरोजगार हों तो ये मुल्क कैसे चले, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे जो कोरोना के दिनों में दुकानें बंद हुई, जिन दिनों हमने पैसे दिए हैं, हमने पूरी कारपोरेट को 3 महीने की तनख्वाह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने टैक्स फ्री, अपना इंटरेस्ट फ्री 3 साल के लिए दी, ताकि लोग बेरोजगार ना हों। वो स्मॉल लेवल की इंडस्ट्री हो, मीडियम लेवल की हो या बड़ी हो, 3 महीने। फिर हमने 2 महीने के बिल दिए, दुकानों के आप बिजली के बिल दिए। लेकिन उन दिनों कुछ आप कह लें कि जो काम बंद हो गए, सारे अदारे बंद हुए तो हुए, लेकिन वो री एम्प्लॉयड हो गए थे। अदरवाइज 2 करोड़ लोग अपना बेरोजगार हो जाए तो ये मुल्क में तो आप कह लें कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाए, ऐसा नहीं है। एक और चीमा साहब, अफवाह है, खबर है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ख़ास तौर पर डॉलर के हवाले से, बल्कि अशिया ज़रूरत के हवाले से, क्योंकि हमारे आप जो अपनी जो भी उनकी शायद फ़ॉरेन पॉलिसी हो, उसके अहबाब सबब जो अफ़गानिस्तान से हमदर्दी का इजहार किया जा रहा है, उनकी मईशत को सहारा दिया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ से फूड वहाँ जा रहा है, वो तो पहले भी आता था। हमने कोयटा चमन बॉर्डर बंद कर दिया, तोरखम के बॉर्डर से इलीगल और इलीगल दोनों तरीके से
डॉलर भी जा रहे हैं कि लोग कहते हैं लाखों की तादाद में, और अशियाए ज़रूरत, और वहाँ क्योंकि सॉरी टू से सियासती ढांचा ख़त्म हो चुका है और वो लोग जो है वो पाकिस्तानी को आसान रास्ता समझते हैं। मुझे पता है कि 40 से 50 हज़ार रोज़ लोग आते जाते हैं तोरखम के रास्ते पाकिस्तान के, तो कोई खाली हाथ ना जाते होंगे ना खाली हाथ आते होंगे, तो इसको भी तो फ़र्ज था आपको रोक के जाए ना। मुझे बड़ी बाड़ें लगाई थी, हमारे वज़ीर दाखिला कर रहे थे कोई नहीं आया जाएगा। तो एक सबब ये भी बताया जा रहा है काबुल फैक्टर डॉलर के हवाले से ख़ास तौर पर चीमा साहब। ये कहीं नहीं है जी, डेफिनेटली हुई है, ये बिल्कुल इस पर कोई शक नहीं है, ये सिर्फ अफगानिस्तान का फैक्ट है। और आपको कुछ दोस्तों को याद रखना चाहिए कि आप कह लें कि जो 71 में हमारे साथ हुई थी ये इंडिया के साथ यहाँ हो गई है। ये एक तारीखी फतह है, डेफिनेटली ये एक तारीखी फतह है। ये 30,000 इंडियन जो अफगान शनाख्ती कार्ड पे वहाँ रह रहे थे, उनकी आर्मी का हिस्सा थे, वो 15,000 तकरीबन तालिबान ने गिरफ्तार किए हुए हैं और 15,000 एट द रन हैं। जो हमारे 45,000 फौजी उस वक्त गिरफ्तार हुए थे, हमने पूरे कर लिए पैसे, पहले तालिबान ने हमारा वो कर दिया है। तो ये एक हालत जंग वाली सिचुएशन है, तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आना था। आपने अपने जो एक इंडिया की इस इलाके में मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, या आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस बना वो उसका अमेरिका के साथ, वो आपने तोड़ दिया। ये एक बड़ी सक्सेस ली आपने। शुक्रिया चीमा साहब। बहरहाल मैं देख रहा था कि हमारे मोहतरम चीमा साहब जो बहरहाल तहरीक इंसाफ यानी का हिस्सा नहीं है, उनकी अलाए पार्टी काफ लीग से हैं, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ शायद तहरीक इंसाफ के मीडिया मैनेजर से ज़्यादा बेहतर तौर पर पेश कर रहे थे। और सबसे बड़ा जैसे मैंने कहा डॉलर है, उस पर जो कहते हैं जी बेताज बादशाह हैं, डॉलर को इधर उधर करने के मलिक बोस्तान उनके पास आएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और बहरहाल मैं मईशत का आदमी नहीं हूँ, लेकिन आम आदमी भी जानता है कि जब डॉलर की कीमत बढ़े यानी रुपया बेकीमत हो, तो फिर आप जो भी ख़रीदने जाएंगे उसको आपको ट्रिपल अदा करना पड़ेगा। यानी हम जब हमारा 154 रुपये का डॉलर था, बल्कि 115 रुपये का था जब जुलाई 2018 में, अब 175 रुपये का है। तो बताइए आप जो टिकट लेंगे, आप जो बाहर से इंपोर्ट करेंगे, उन सब की कीमतें बढ़ेंगी और बोझ किस पे आएगा? आम आदमी पर। मेरा मलिक बोस्तान साहब है, मलिक बोस्तान साहब कई दफ़े मैं उनका नाम सुन रहा हूँ, कहा यही जाता है कि जो फ़ॉरेन करेंसी की जो दुनिया है उसके बेताज बादशाह हैं। मलिक साहब सफ़र में थे मैंने, लेकिन शुक्रिया मलिक साहब आप आए। मैंने कहा कि जो जब भी डॉलर आता है तो उसके साथ आपका नाम आता है। और इमरान खान साहब की हुकूमत में जब जुलाई 2018 में आई 115 रुपये का डॉलर था और अब 173-72 रुपये का 60 रुपये का इजाफा हुआ है। कहते हैं जी ये पाकिस्तानी मसाइल नहीं हैं, बल्कि ये आलमी मसाइल हैं जिनके सबब डॉलर ऐसा बढ़ा। ऐसा ही है मलिक साहब? मुल्क ही हैं, क्यों तारीख ही तो आपने इसको कहे हैं, बल्कि डेली तारीख ही नया लाइफ टाइम बना रहे हैं। ये पिछले एक हफ्ते से तो लाइफ टाइम आई था 169, फिर 70 हुआ, फिर 71 हुआ, फिर 70 हुआ, कल 73 बना दिया। अब अगले हफ्ते पता नहीं क्या छक्के लगाते हैं ये। तो असल तो हमारी अपनी कमजोरियां हैं और अपनी पॉलिसी जो है वो हमने बैकअप नहीं बनाते और कर्जे पे कर्जे ले जा रहे हैं। और उसका आज नतीजा ये निकला है कि हमारे 125 अरब डॉलर के कर्जे खड़े हैं। अगले 2 साल में 57 अरब डॉलर हमने वापस करने हैं और हमारा तजारती खजाना जो है रिकॉर्ड लाइफ टाइम हाई पे है इस वक्त। आप देखें जुलाई में 5.5 अरब डॉलर था इंपोर्ट हमारी बिल, और अगस्त में 6.5 अरब डॉलर हुआ, सितंबर में भी 6.5 अरब डॉलर है। तो आपकी जो एक्सपोर्ट है ये यानी कि आपकी डिमांड है, और जो एक्सपोर्ट है वो आपकी तकरीबन 5 अरब डॉलर के करीब है। तो ये अपनी जो उसको देखा जाए एक्सपोर्ट को और इसको वर्कर रेमिटेंस को मिला के ये 5 अरब डॉलर बनते हैं। तो मंथली जो है आपको तकरीबन 1500 मिलियन डॉलर का तजारती खसारे का सामना है। और ये पर डे अगर इसको देखें तो 300 मिलियन डॉलर बनते हैं। आपकी एलसी खुल रही है डेली, और जो आपकी सप्लाई है वर्कर कंपनियां और रसीद वो है 200 मिलियन डॉलर। 100 मिलियन डॉलर पर डे आपकी डिमांड गैप आ रहा है, जिसकी वजह से डॉलर में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है।
IMF की खबरों की वजह से लोग पैनिक में आए हुए हैं। वो कंपनियां जिन्होंने 2 महीने बाद अलसी खुजानी थी वो भी खुजाना शुरू हो गई, क्योंकि पिछले 2 महीने में डॉलर का रेट 157 था और बढ़ के अब 173 हो गए, तो उसमें पैनिक में आ गए हैं इम्पोर्टर। तो बिफोर एलसी फॉरवर्ड में खो रहे हैं। इस तरह एक्सपोर्टर था वो उसने प्रोसीड जो 10 मिलियन भेजनी थी वो 5 मिलियन भेजे, चलो जी 5 मिलियन और बढ़ेगा, तो उसने रोकी हुई है। तो ये सूरत हाल पैदा होगी। मलिक साहब जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जब एक अब तो खैर शायद 2.5 होने को आ रहा होगा, जब 100 रुपये पे शायद क्रॉस कर रहा था तो आप ही के पता नहीं पीले नीले कालिए वाली के के नाम आए थे और शायद उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में आई थी, बड़े उनके ताले भी लग गए थे। तो कहते हैं जी जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज जो है चंद लोग हैं जो जब चाहते हैं गिरा देते हैं, जब चाहे उठा देते हैं, गरीब आदमी पिसता है। इसी तरह डॉलर के बारे में भी खैर मुझे इल्म है कि आप माशाल्लाह बड़ा फेयर अपना काम है आपका, लेकिन ये तो है ना कि चंद कर्ज डीलर जो हैं वो भी अगर अपने पास रख लें या मार्केट में बाहर ले आएँ उसमें ऊपर नीचे हो जाता है। जो आप चाहें तो लोग कहते हैं जी अगर मलिक साहब के 10, 12, 15 लोग चाहें तो 175 क्या कल जो है 160 रुपये पे आ जाए, ऐसा ही है मलिक साहब? देखो ये तो मैं समझता हूँ, कहते हैं ना जब नजला के ताना हो तो एक्सचेंज कंपनी पे गिरा दो। एक्सचेंज कंपनी तो वाकई में टोटल $15 मिलियन का है, जबकि बैंकों का 15 मिलियन डॉलर, 500 मिलियन डॉलर, $500 मिलियन वाला क्या मार्केट को होल्ड करेगा, कंट्रोल करेगा। और उनको इजाजत भी नहीं है रखने की। स्टेट बैंक 25% से ज्यादा ओवरनाइट जो है उसको रोक नहीं सकते। और ये सारी चीजें अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसी को एक टारगेट बना लो। अफगानिस्तान वाली बात आप सही कह सकते हैं कि वहाँ पे क्योंकि हमारी हुकूमत ने उनके अकाउंट फ्रीज हैं, उन्होंने पाकिस्तानी रुपए में कारोबार करने की इजाज़त दे दी है। अब वो हमारे से पाकिस्तानी रुपए में अपनी खाने पाने की चीज़ें, दवाएं, सारी चीज़ें ले रहे हैं और हम वही चीज़ें डॉलर में मंगवा रहे हैं। तो ये गैप आ गया। देखिए जुलाई में 5.5 अरब था, अब 6.5 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर की अफगानिस्तान की वजह से। अफगानिस्तान आप यही समझ लें कि हमारा 5वां सूबा है और वो उसको हमने पालना है और हमने कुर्बानियाँ देनी है। अलग बात है। बाकी जहाँ तक एक्सचेंज के ने तो हुकूमत ने कहा जी हम डेटा शेयरिंग करें, हमने पूरा डेटा उनको दे दिया। उसका होना तो ये चाहिए था जो एक्सचेंज कम्युनिटी से लोगों ने डॉलर लिए थे उनका आप डेटा एनालिस्ट करते और अपने स्टेट बैंक को देते, कितने लोगों ने डॉलर एक्सचेंज कम्युनिटी से लिए, कितने हेल्थ में गए, कितने एजुकेशन में गए, कितने बैंकों में गए और कितने जो है लोगों के अभी तक घरों में किसी तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहे। तो उनको इंसेंटिव देते हैं बजाय इसके कि लोगों को बुला के जो है पूछ रहे हैं आपने डॉलर किधर दिए। भाई 7 अरब डॉलर तो बैंकों में लोगों ने जमा कराया। आज हमारे रिजर्व अगर हैं तो 7 अरब डॉलर वो भी काउंट होते हैं। इस तरह एक पैनिक आ रहा है, लोगों को ये मैसेज जा रहा है कि अगर आपने ऑफिशियल चैनल से रिटायर में आ गए फिर आपकी जान कभी नहीं छूटी। उसका ये कुपाओं ने अपने खिलाड़ी मारी है, हुकूमत को पता नहीं किसने ये मशवरा दे दिए। उससे बड़े लोग जो है एक्सचेंज कंपनी के पास अब न बेचने आ रहे हैं न खरीदने आ रहे हैं। हमारा 6% बिजनेस कम हो गया। तो अब ये उसको ब्लैक में जो मार्केट वजूद में आ जाएगी और सारे का सारा पैसा उधर चला जाएगा। चलें मलिक साहब अपने तजर्बे की बुनियाद पर आखिरी कंक्लूडिंग क्वेश्चन का ये जवाब दे दें कि आमतौर पर कहते हैं जी अगर चीनी, टमाटर, आटा, इवन पेट्रोल, फिर मोटरसाइकिल, घर का किराया, यानी एक बार अगर ऊपर कीमत चली जाए नीचे नहीं आती, आएगी भी 2-4 रुपये और बढ़ेगी तो 10-20 रुपये। तो अब क्या जो हम डॉलर 173 पे शायद पहुँचा है, कुछ उम्मीद है कि कम यानी अपनी नॉर्मल जो रियलिस्टिक रैशनल जो है असल जो है उस पर आ जाए, यानी हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले पे? मलिक साहब ऐसा मशवरा दिया कि जब हमारा मशवरा माना गया तो उसका आपने कई दफा देखा डॉलर पिछले साल भी 170 से कम हो गए, 152 हो गए, तो हाँ रिकॉर्ड बात है। उससे पहले भी कई दफा ऐसा हुआ है, हमने 114 से 198 पे किया है। उससे पहले जो था 68 से हमने 50 तक किया है। तो 3 दफा हमने ये चीजें की हैं, लेकिन हमारे मशवरे पे अमल किया गया। अब हम कहते हैं कि देखो जी हमारे इम्पोर्ट आप बिल कम नहीं करेंगे तो आप कैसे तवक्को करते हैं कि आपका डिमांड कम करना जरूरी है। तो डिमांड कम करने के 3 ऑप्शन मैंने बताए थे, अगर उन पर अमल हो जाता। मेरी चौकतरीन साहब से मीटिंग भी हुई थी और मैंने ये मशवरा भी दिया था कि सबसे पहले हमें जो है अपने इम्पोर्ट को कम करना है। इम्पोर्ट अगर कम नहीं करते तो आगे से उनका सवाल होता है जी हमारा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, हम इम्पोर्ट रोक नहीं सकते, ड्यूटियाँ बढ़ा सकते हैं। तो ड्यूटियाँ हमने कुछ बढ़ाई हैं। तो हमने उन्हें कहा जी आप इसको चाइना के सपोर्ट के बगैर हम नहीं चल सकते। हमारी इस वक्त 18 अरब डॉलर की जो है इम्पोर्ट है चाइना से और 2 अरब डॉलर की 18 अरब डॉलर को एलसी जो है चाइनीज युआन में करते हैं तो हमारी 1 साल के 18 अरब डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी।
इस तरह अफगानिस्तान का हम जितनी फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान है इस्लामी मुमालिक है उनको यूएन से रिक्वेस्ट करें कि उनके जो है खाने पीने की चीज़ों की जो उनके $10 अरब चीज़ें उनसे कम से कम $1 अरब माना उन्हें रिलीज़ किया जाए, जो पाकिस्तान का बिल है ये कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं और अपने जो है अब इम्पोर्ट को कम कर लेते हैं या उसकी ड्यूटियाँ बढ़ा के या 11% मार्जिन करके तो उसकी डिमांड को कम कर सकते हैं। जब तक डिमांड नहीं कम करेंगे तो आपका डॉलर का रेट बढ़ता रहेगा। शुक्रिया। मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ थे और वो ये कहते थे कि जी माजी में भी ऐसा हुआ है कि हम ऊपर से डॉलर नीचे ले आए, लेकिन वो सारी जिम्मेदारी हुकूमत बल्कि उनके इदारों पर डाल रहे थे। तो अब ज़रा ब्रेक की तरफ जाएंगे, हमारी गुफ्तगू जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में मुजाहिर बलवी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। मेरे साथ मुमताज़ माहिर मईशत बड़ी दरक रखते हैं जिसे कहते हैं जगम साहब मौजूद हैं। मोहतरम जगम साहब शुक्रिया आपका। बहुत ही स्पेसिफिक सवाल ये है कि हुकूमत के मीडिया मैनेजर, इक़्तिसादी मैनेजर सारी जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि आलमी जो मंडियों में जब कीमतें बढ़ी हैं उसके असरात पाकिस्तान पे आए हैं और अपोजिशन को तो आपको समझने तो बड़ा मौसर हथियार है महंगाई उनके लिए। आप क्या समझते हैं जगम साहब? बरेलवी साहब, सवाल ये है कि अगर वाहिद एक पत्थर कहीं से आता है तो हमारे सर पे आके क्यों लगता है? अगर आलमी कसाद बाजारी है तो वो हमें ही क्यों आके मुतासर कर रही है? हमारे हमसाया में हमारे जैसे दूसरे मुल्कों को मुतासर क्यों नहीं कर रही है? मतलब पेट्रोल की कीमतें कोई वाहिद मईशत का इंडिकेटर तो नहीं है। पेट्रोल की कीमतों से ये कह रहे हैं कि हमारी जो है वो बाकी कीमतें भी सब बढ़ रही हैं, हमारे यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, इन्फ्लेशन हो रही है। अब मुझे बताइए फूड इन्फ्लेशन क्यों इतनी हो रही है? भारत में तो 1-1.5% फूड इन्फ्लेशन है। फिर आप ये बताइए कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो क्यों इतनी मुतासर है? IMF कह रहा है कि इस साल पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो 4% होगी, भारत की 9.5% होगी, बांग्लादेश की 6.5% होगी, ईरान की 10% होगी। क्या या तो हम ज़मीन पर रहते हैं, बाकी हमारे जैसे मुल्क हैं वो मरीख पर रहते हैं, या शायद हम मरीख पर रहते हैं और बाकी इस दुनिया में रहते हैं। आप ये देखिए कि कितनी ये दुनिया, हमारे जैसे मुल्क हमसे आगे निकल गए। इस 3 साल के अंदर, इसी 3 साल में बरेलवी साहब, इस 3 साल में एक आम बांग्लादेशी एक आम पाकिस्तानी से 40% ज़्यादा खुशहाल हो गया है। अगले चंद सालों में हमसे शायद वो दुगने से ज्यादा खुशहाल होगा। क्या ये समझा जाए जगम साहब के प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा जाता है जैसे और हुक्मरानों के मुकाबले में कि ही इज नॉट करप्ट, खुद उनका फैमिली में उन्होंने पैसा जमा नहीं करा, तो उन्होंने जो पता नहीं उन्होंने क्या प्लान प्रोग्राम बनाया था या नहीं, होमवर्क किया था जब पावर में आने से पहले तब्दीली की बात करते। तो इनके जो इक़्तिसादी मैनेजर हैं जिनमें मैं कहूँ फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट बैंक के गवर्नर, तिजारत के, और फिर एक बात ये कि सुनते भी हैं या समझते भी हैं या नहीं इक़्तिसादियात को, हम जिम्मेदार किसे ठहराएं, प्राइम मिनिस्टर को या उनके इक़्तिसादी मैनेजर्स को? या जी मुजाहिद साहब देखिए, बरेलवी साहब, जो अल्टीमेट बक है वो तो लीडर पे आके खड़ेगा ना। और फिर ये है कि एक आदमी की ईमानदारी का हम क्या करें? हमें उन्होंने बताया तो यही था कि टॉप पे जब एक आदमी ईमानदार होगा तो पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा, करप्शन खत्म होगी, करप्शन खत्म होगी तो खुशहाली आएगी। अगर वो ईमानदार हैं और ईमानदारी की वजह से मुल्क में जो है वो बदमनवानी खत्म हो गई है, जो कि जैसे उन्होंने कहा होनी चाहिए, तो फिर उसके समरात कहाँ हैं? क्योंकि वो हमें यही बता रहे थे कि पाकिस्तान में जो तरक्की नहीं हुई थी उनके मुताबिक, उसकी वजह ये थी कि लीडर करप्ट थे। अब तो वो खुद ईमानदार हैं और जब वो ईमानदार हो तो बाकी भी सब ठीक है, तो फिर वो तरक्की कहाँ है, वो समरात कहाँ है? जो सैकड़ों अरब डॉलर जो थे जो मुल्क से बाहर चले जाते थे उनसे रुकने की वजह से फायदा कहाँ हुआ है? जो बाहर पाकिस्तानियों के पैसे पड़े थे वो कहाँ से आए हैं? बात यह है, जहां तक मेरी फहम है बरेलवी साहब, पाकिस्तान में करप्शन इस तरह की नहीं है जिस तरह की इमरान खान साहब कहा करते थे कि एक एक प्रोजेक्ट से लोग जो हैं वो भत्ते वसूलते हैं और तनख्वाहों के पैसे लेते हैं, हर चीज में से माल बनाते हैं। माल बिल्कुल बनाती है, पूरी अशराफिया माल बनाती है, लेकिन उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके बनाए हुए हैं। वो हाउसिंग सोसाइटियों के जरिए से माल बनाते हैं, वो परमिट लेके माल बनाते हैं, वो शुगर की कीमतें बढ़ा के माल बनाते हैं। उनके जो माल बनाने के तरीके हैं जिससे वो सैकड़ों अरब बना सकते हैं, तो वो पागल हुए, लाख लाख रुपए की नौकरी बेचेंगे,
या ठेकेदार से है 20-30 लाख लेंगे, वो भी कोई बेवकूफ लेता होगा। लेकिन आपकी टॉप की लीडरशिप ने तो अरबों रुपए बनाना सीख लिए। तो जिस तरीके से बज़ाहिर जो हलाल दुनिया में नहीं होता लेकिन पाकिस्तान में हलाल बन गया है, क्या उस तरीके से सरमायादार ने, सियासी सरमायादार ने पैसे बनाने बंद कर दिए? अगर सहगम साहब मैं ये कहूं तो व्हाट विल यू सजेस्ट? अगर फिर एक लोग कहते हैं ना कि अच्छा क्रिटिसिज्म अपनी जगह, 1 2 3 क्या करना चाहिए, क्या सजेस्ट क्या करेंगे, क्या हुकूमत करे? देखिए बरेलवी साहब, कोई ऐसी बात नहीं है जो रॉकेट साइंस हो या मालूम ना हो। जो मसाइल हैं पाकिस्तान के वो भी वेल डॉक्यूमेंटेड हैं, हमें सबको मालूम है, आप और हम बहस करते रहते हैं। और जो इनके मसाइल के हल हैं वो भी सारी दुनिया के इकानमिस्ट, सारी दुनिया के सोशलिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, दुनिया भर के इदारे, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब आपको बताते रहते हैं। मसला ये है कि जो रिफॉर्म्स जो हमें मालूम है, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत में ऐसी तब्दीलियां दुरुस्त की जाएं कि पाकिस्तान जो है वो क्रोनिक कैपिटलिज्म किस तरह चले? स्पेसिफिक कोई जगह साहब स्पेसिफिक बता दें अगर चले। देखिए, सबसे बड़ा मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े मसले हैं जिनकी वजह से हमारी मईशत धड़ाम से आके गिरती है। एक आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान से पैसा बाहर ज्यादा जाता है, अंदर कम आता है, और जो फर्क है उसको पूरा करने के लिए या तो हमें भीख मांगनी पड़ती है या उधार पर उधार लेना पड़ता है। इसका हल क्या है? इसका हल हुकूमत खुद कहती है कि इसका हल ये है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। एक्सपोर्ट बढ़ाने का क्या तरीका होगा कि आप उन सनतों पर तवज्जो दें जो कंपेटिटिव हैं। आप सनतकारी को प्रमोट करें, और सनतकारी को प्रमोट करने के लिए तालीम और सेहत पर भी तवज्जो दें ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। उसके साथ साथ आपको सरमाया उस तरफ जाने से रोकना होगा जहां ये ज़ाय हो जाता है, जहां पे ये जो सैकड़ों मील आपके जो खाली प्लाट पड़े हाउसिंग सोसाइटी, जहां पे अरब यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स जहां लोगों ने दफनाए हुए हैं, वहां जाने की बजाय वो स्टॉक मार्केट में आए, वो इंडस्ट्री में आए। आप उन शोबों को डिस्करेज करें जिनकी वजह से हुकूमत से जो मिला हुआ सरमायादार है वो माल बनाता है और आपकी इंडस्ट्री डिस्करेज होती है। इसके साथ जैगम साहब मैं बड़ा तफसीली आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा था, लेकिन माजरत के साथ कैमरे के पीछे मुझे कहा जा रहा है कि मैं आपसे शुक्रिया कह के इजाज़त लूँ। जैगम साहब जिस तरह गुफ्तगू कर रहे थे, मेरा तो ख्वाहिश थी कि ज़्यादा तफसील से उनसे गुफ्तगू करता, लेकिन जैसे मैंने कहा वक्त, तो GTV से मुजाहिद बेलरी को इजाज़त दीजिए।